बार फिर से मैं हाजिर हूँ हरभजन सिंह आप सभी के बीच में अपने चैनल HV सिंह अकेडमी पर लेकर नया पॉलिटी का दूसरा वीडियो लेक्चर। जिस लेक्चर्स में आप लोग फिर से देखेंगे, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी कैसे करके हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं और इंडियन पॉलिटी जो है इसमें जो संविधान का निर्माण हुआ वहाँ तक कि कैसे ये बात आई कि हमारे यहाँ और जो भारत में बाकी ब्रिटिश के लोग थे वो कैसे हमारे यहाँ पे राज्य किया, क्या क्या अधिनियम आए। पहले हम लोग अधिनियम को देख रहे हैं। आज हमारा जो अधिनियम है वो 1853 का चार्टर अधिनियम है और इससे पहले के अधिनियम आप लोगों को हम लोग पहले करा चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग पहले के वीडियोस को देख लीजिए, पहले का फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ये सेकंड लेक्चर है हमारा और इस सेकंड लेक्चर को भी देखिए। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि और भी दोस्त बहन भाई हमसे जुड़ पाएँ। और वीडियो अगर पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट द लेक्चर। क्या है हमारा इस अधिनियम के द्वारा जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ था, जो हमारी कंपनी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बेटा जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी उसमें पहले केवल ऐसे ही नाम लिख लिया और कंपनी में सिलेक्ट हो जाते थे पद पे और वहाँ कार्य करने लग जाते थे, कोई ना कोई पद मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब इस नियम के द्वारा, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा 1854 की ईस्वी में 1854 ईस्वी में ये लगाया गया। इस समिति के द्वारा ये किया गया। 1854 में एक समिति बनाई गई और वो समिति का नाम रखा गया मैकाले समिति। मैकाले ने के नाम से बनी गई, तो इस समिति का जो नाम था वो मैकाले समिति के नाम से जाना गया बेटा। अब ये जो मैकाले समिति के नाम से जानी गई ये समिति, तो इसमें हुआ क्या था कि इस समिति में ये हुआ कि अब जो भी कंपनी में कोई भी पद मिलेगा, जो भी पद पे जाएगा, उस पद के लिए एक परीक्षा देनी होगी। कौन सी? एक प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ेगी और इस प्रतियोगी परीक्षा में जो पास होंगे उन्हीं को कंपनी में रखा जाएगा, उसी के द्वारा आपको कोई पद मिलेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये लागू किया गया था। ये पहली बार किया गया था ऐसा। इससे पहले क्या होता था, बिना परीक्षा के ही कंपनी में रख लिया जाता था काम के लिए। इसके बाद में आता है अगला अधिनियम दूसरा। अब आता है इसमें इस अधिनियम में क्या होता है, इसी अधिनियम की बात करते हैं। जो गवर्नर जनरल थे उनके जो पार्षद थी, क्या था, उनकी पार्षद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे, जो विधान के विधायी कार्य थे और जो प्रशासनिक कार्य थे, इन दोनों कार्यों को अलग अलग व्यवस्था कर दी गई, यानी दोनों को बांट दिया गया। विधायी शक्तियों को अलग और प्रशासनिक शक्तियों को अलग बांट दिया गया बेटा। ठीक है, और क्या क्या किया गया था कि इसमें 6 और नए पार्षद जोड़ दिए गए जिन्हें विधान परिषद के नाम से जाना गया। ठीक है बेटा, उन्हें विधान परिषद के नाम से जाना गया था। इसके बाद आता है हमारा अगला जो आता है वो आता है बेटा ताज का शासन। ताज का शासन जो था ये 1858 से लेकर 1847 तक चला। क्या हुआ, अब तक जो भारत में अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, वो हमारे यहाँ जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा रूल कर रहे थे, उसके द्वारा शासन कर रहे थे हमारे यहाँ। लेकिन अब क्या किया गया, अब जो कंपनी थी उस कंपनी से शासन को छीनकर सीधा का सीधा ब्रिटिश के जो क्राउन था, ब्रिटिश की रानी थी महारानी एलिजाबेथ ने ये भेजे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो उन्हीं का जो लोग थे, राजा थे या रानी थी, उनके हाथ में हमारा क्या कर दिया गया, शासन को सौंप दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अब ब्रिटिश में जो शासन करेगा वो सीधे के सीधे भारत में जो शासन करेंगे वो सीधे के सीधे ब्रिटिश के क्राउन के द्वारा होगा, यानी ब्रिटिश की रानी के द्वारा होगा, वहाँ की महारानी के द्वारा होगा। अब जो ब्रिटिश की महारानी के हाथों में हमारा सीधा का सीधा शासन चला गया, अब ब्रिटिश के लोग हमारे यहाँ रूल करने लग गए, शासन करने लग गए। अब हमारा जो देश का शासन था वो सीधा का सीधा ब्रिटिश के अधीन आ गया। अब ब्रिटिश के लोग हमारे यहाँ शासन करने लग गए। अब भारत में क्या किया गया, अब मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अब वो भारत में मंत्री बनाए गए। अब वो मंत्री क्या थे, जो ब्रिटिश जो राजा होते थे उनके अधीन हुआ करते थे मंत्री। अब जो मंत्री हुआ करते थे, मंत्री व्यवस्था की गई और मंत्रियों के आधार पे हमारे देश में द्वारा शासन किया गया। किसने किया? ब्रिटिश क्राउन ने किया बेटा। ठीक है,
अब ये काम और इन्होंने किया, वो किया 15 सदस्यों की एक भारत परिषद का सृजन किया इन्होंने। 15 सदस्यों की जो भारत परिषद का सृजन किया, इसमें 15 लोग जो थे उनमें से 8 लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे के सीधे ब्रिटिश सरकार के हुआ करते थे, और 7 जो थे वो कंपनी का जो निदेशक मंडल बना था उसके लोग थे। यानी कि 7 जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सदस्य हुआ करते थे। ये वाले 8 आपके ब्रिटिश सरकार के हुआ करते थे, और जो 7 हुआ करते थे, 7 सदस्य हुआ करते थे, वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त हुआ करते थे। ये यहाँ हमारे यहाँ भारत में लगाया गया। इसके बाद क्या किया गया इन्होंने, और नियम क्या लगाया इन्होंने, लगाया भारतीय मामलों पर, जो भारतीय मामलों पर है वो ब्रिटिश की संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। अब जो भारत में कोई भी मामला हुआ करता था, कोई भी कैसा भी विवाद हुआ करता था, उसको सॉल्व करने का जो भी अधिकार था वो सीधा का सीधा ब्रिटिश संसद को प्राप्त था। अब ब्रिटिश संसद हमारे मामलों को सॉल्व करने लग गई यहाँ पर। इसके बाद में क्या किया गया बेटा, इन्होंने और नियम ये लगाया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, और ये एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, इनको क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त कर दिया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जो कंट्रोल था वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी में सदस्यों को नियुक्त करने का था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सदस्य थे उन कंपनियों में, उन सदस्यों में ही 2 भाग किए गए थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किया गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे। अब इनको क्या कर दिया, इन दोनों बॉडी को समाप्त कर दिया गया। इन्होंने और क्या किया, और इन्होंने किया था कि अब भारत का एक संचालक के रूप में, भारत का जो संचालन करेगा वो ब्रिटिश की जो मंत्रिमंडल है उसमें एक भारत का सदस्य लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, भारत का सदस्य लिया जाएगा, जिसे भारत राज्य का सचिव बोला जाएगा। एक सदस्य लिया जाएगा जिसके लिए भारत राज्य सचिव के नाम से जाना जाएगा, और ये जो होगा वो अपने कार्यों के लिए वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी इन्होंने क्या काम किया, जो ब्रिटिश की मंत्रिमंडल थी उस मंत्रिमंडल में एक भारत का सदस्य ले लिया और उस सदस्य को भारत राज्य का सचिव बनाया, कि यह भारत की ओर से अपना प्रतिनिधित्व करेगा। अब ये जो भारत में बनाया वो जो भी अपने कार्य करेगा वो अपने कार्य जो होंगे वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी जो भी ब्रिटिश की संसद हुआ करती थी उसके प्रति ही ये सारे के सारे काम इसके उत्तरदायी होते थे बेटा। अब बात आती है कि अब ये ब्रिटिश के प्रति उत्तरदायी होता था और इसी का जो वाक्य होता था वो अंतिम होता था। कहने का मतलब ये है कि यदि भारत के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता था, तो वो ब्रिटिश की संसद में जो डिसीजन लेना होता था तो यही डिसीजन लेता था, और ये जो कह देता था भारत के लिए कि भारत में जो भी रूल्स लगेगा, ये जो भी विधि लगेगी या जो भी कानून लगेगा वो पूरे के पूरे भारत को मानना होगा, और मानना होता था, भारत के लिए मानना होता था। ये किसके द्वारा लगाया गया बेटा, ये हमारे ब्रिटिश की संसद में जो एक सचिव था हमारे भारत का नियुक्त किया गया था, वो ब्रिटिश की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, तो वो इस नियम को लागू करता था। यानी हमारे भारत के लिए जो भी नीति होती थी, जो भी ब्यौरा होता था, जो भी विषय पे उसे बात करनी होती थी, डिसीजन लेना होता था, तो ये अंतिम डिसीजन होता था इस सचिव का। ये जो कह देता था वही भारत में किया जाता था, और इसे कहना होता था ब्रिटिश की संसद के पक्ष में ही, क्योंकि ये ब्रिटिश की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। और इन्होंने क्या नियम लगाया, इन्होंने ये नियम लगाया कि जो भारत सरकार का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम गवर्नर जनरल से बदलकर वाइसराय कर दिया। अब गवर्नर जनरल का नाम खत्म कर दिया, अब जो ये जाना जाने लगा वो वाइसराय के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है यहाँ पर यह होता है कि भारत का अंतिम, यानी कि भारत में जो अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत में अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अगर बात करें कि प्रथम वाइसराय की बात करें तो प्रथम वाइसराय कौन थे, तो बेटा लॉर्ड कैनिंग ही थे। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया था और वाइसराय का पद लागू किया गया था।
उस टाइम ये लॉर्ड कैनिंग थे, वो गवर्नर जनरल थे। अब इनको गवर्नर जनरल ना कह के अब वाइसराय कहा जाने लगा, ये नियम इन्होंने लगाया। इसके बाद और नियम की हम बात करते हैं बेटा। क्या होता है 1961 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। अब इस नियम पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 1961 भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। अब जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसकी जो कार्य करने की जो परिषद बनाई गई, कार्य करने में मदद करने की जो परिषद बनाई गई, उसका विस्तार कर दिया। क्या कर दिया? उसका विस्तार कर दिया। और उसकी जो विभागीय प्रणाली थी उसका प्रारंभ हुआ, उसका प्रारंभ। इसमें विभागीय जो प्रणाली थी इसका जो प्रारंभ किया गया था वो बेटा किसने किया था? वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया था, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हो गया था। इसके बाद में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे उनको पहली बार ये आदेश दिया गया, ये शक्ति दी गई कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हो, किसी भी विधानसभा को भंग कर सकते हो, जो मात्र 6 महीने के लिए होगा। निके जो मात्र 6 महीने के लिए होगा। तो ये अध्यादेश जारी करने का गवर्नर जनरल को पहली बार शक्ति प्रदान की गई थी 1961 ईस्वी में। इसके बाद जो गवर्नर जनरल जो थे उनको बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति प्रदान की गई थी इस नियम के अनुसार। ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या होता है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और वाइसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। यानी क्या हुआ था कि ये जो नियम 1961 का आया था, इस नियम में ये किया गया था कि जो वाइसराय होगा वो कुछ सदस्यों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में हमारी जो कानून बनाने की जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल कर सकता है। वाइसराय कुछ को नियुक्त कर सकता है, अपनी तरफ से नामांकित कर सकता है कानून जो बनाने की व्यवस्था है उसके अंदर, जो गैर सरकारी माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या हुआ था। ये जो नियम लगाया गया था 1961 में, तो ये बेटे क्या हुआ था 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने, जो 1862 ईस्वी था, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और रसदिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये 3 लोगों को इन्होंने मनोनीत किया था। बात आती है आपकी 1873 की। अब ये 1873 की बात करें तो इस 1873 ईस्वी का जो अधिनियम था इसमें क्या किया गया था? इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हुआ क्या था कि अब जो हमारे भारत में जो रूल किया जा रहा था वो सीधा का सीधा डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जा रहा था हमारे यहाँ। यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो रूल किया जा रहा था, यानी शासन किया जा रहा था, अब उस शासन को सीधा का सीधा कंपनी से हटा लिया गया था। किससे? कंपनी से हटा लिया गया था। अब कंपनी से जब हटा लिया तो कंपनी का कोई काम नहीं रहा, तो इसलिए इन्होंने ये एक नियम भी, उपबंध भी लगा दिया। ये कहा कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त करेंगे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ भारत में जो रूल किया जा रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा सीधा का सीधा जो शासन ले लिया, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुँच गया। अब जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुँच गया तो अब क्या हो गया कि ब्रिटिश क्राउन हमारे यहाँ शासन करने लग गया। अब ब्रिटिश क्राउन जब शासन करने लग गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई काम नहीं रहा और इससे व्यापारिक कार्यों को भी छीन लिया गया, इसके व्यापारिक कार्य भी भंग कर दिए गए, तो अब इसका कोई भी काम नहीं रहा। तो इसलिए इन्होंने ये नियम भी लगाया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कभी भी भंग कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? 1 जनवरी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी 1 जनवरी 1884 को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। अब आता है बेटा अगला कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी का है ये अधिनियम। क्या होता था? पहले हमारी जो भारत हुआ करता था, इस भारत में
जो भी लोग हुआ करते थे कंपनी के, वो क्या काम करते थे, व्यापार करते थे, अच्छा व्यापार होता था तो ये किसी से कोई शाही उपाधि भी ले लिया करते थे। तो अब ये क्या कर दिया, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया कि एक शाही उपाधि ली गई। किसने ली, ये शाही उपाधि का मतलब है कि यहाँ की महारानी जो थी, ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया थी, उसको हमारे भारत का मतलब सम्राज्ञी घोषित कर दिया। यानी सम्राज्ञी की उपाधि ले ली इन्होंने, सम्राज्ञी की उपाधि ले ली कि अब ये हमारे देश की क्या हो गई, साम्राज्ञी हो गई, भारत की साम्राज्ञी हो गई। ठीक है, इनके पास में शाही उपाधि हो गई। 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को ये उपाधि मिली, शाही उपाधि मिली। क्या मिली कि भारत की साम्राज्ञी कौन है, महारानी विक्टोरिया है। ये 1876 ईस्वी में ये घोषणा की गई। अब कहने का मतलब हमारे यहाँ की यानी कि साम्राज्ञी भी घोषित हो गई, महारानी विक्टोरिया, ये ब्रिटेन की जो थी। बेटा आता है हमारा 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या किया गया था, इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। यानी कि चुनाव होना इन्हीं के समय में हुआ, ये 1892 में स्टार्ट हुआ। इसके द्वारा राज्य एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी 1892 में ही दी गई। अब आता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया गया था, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो चुनाव अभी 1892 में जो हमारा शुरू हुआ था, उनको क्या किया गया कि अब चुनाव जो होगा वो समुदाय के आधार पे होगा। किसके द्वारा, समुदाय के आधार पे होगा। समुदाय के आधार पे होने का मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय द्वारा मुस्लिम लोगों को ही मतदान देंगे। यानी मुस्लिम समुदाय सदस्यों का जो चुनाव करेंगे वो मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। तो अब यहाँ से इन्होंने फूट डालने वाला नियम कर दिया कि अब मुस्लिम अलग कर दिए और हिंदू अलग कर दिए। कहने का मतलब है कि अब मुस्लिमों का जो चुनाव करेंगे वो मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, मुस्लिम लोगों को मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे। अब ये मुस्लिम जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो हमारे लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। यानी मुस्लिम जो यानी कि संप्रदाय निर्वाचन, ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं, तो लॉर्ड मिंटो माने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो जो हैं वो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हैं हमारे। अब भारत में एक और किया गया, यानी कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। अब इस नियम में यह भी दिया गया कि अब जो भारत का जो सचिव होगा वो और गवर्नर जनरल होगा वो, इन दोनों की कार्यकारी परिषद जो होगी उस कार्यकारी परिषद में भारतीय भी नियुक्त किए जाएंगे। अब भारतीय भी शामिल हो सकेंगे। जब ये भारतीय शामिल हो सकेंगे तो उन्होंने एक नियम और भी दे दिया। क्या दिया गया कि जो बजट पेश होगा, अब उस बजट पे ये जो लोग होंगे, जो प्रांतीय विधान परिषदों के जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं, उनमें जो बजट पेश होगा, उन बजटों में लोग जो होंगे वो वाद विवाद भी कर सकेंगे। और जो सार्वजनिक विषय होंगे, यानी सार्वजनिक लोगों के हित में जो विषय होंगे उनके भी प्रस्ताव पेश कर सकेंगे और पूरक प्रश्न भी पूछ सकेंगे और मत देने का अधिकार भी मिलेगा। ये सब इसमें यानी कि शामिल किया गया, ये इस नियम के अनुसार। आगे किया इन्होंने प्रांतीय जो विधान परिषद की संख्या है उसमें वृद्धि की गई। प्रांतों की जो विधान परिषद है उसमें वृद्धि की गई। अब बात आती है बेटा कि क्या हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनको कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, यानी कि अब हमें जो नियम दे दिया गया ये शक्ति दे दी गई कि हम लोग विधान परिषद जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करता था, वाइसराय और जो सचिव हुआ करते, उनकी परिषदें होती थी। उनकी परिषदों में हमारे भारतीय भी नियुक्त हो सकते थे। तो उनमें पहले जो भारतीय नियुक्त हुए थे वाइसराय की कार्यपालिका परिषद में, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बेटा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार वाइसराय की कार्यपालिका शक्ति में, कार्यपालिका परिषद की में पहली बार प्रथम सदस्य बनाया, जो विधि सदस्य के नाम से जाने गए। क्या नाम? विधि सदस्य बने। यानी कौन से सदस्य बने बेटा? विधि सदस्य बने।
इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंस कॉरपोरेशन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इनको प्रतिनिधित्व का प्रावधान अलग किया गया। बेटा क्या हुआ, 1909 ईस्वी में जो लॉर्ड मार्ले थे, ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। यानी कि 1909 में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के वाइसराय थे। कब? 1909 में। अब आता है बेटा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें इस नियम के द्वारा क्या किया गया था, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। यानी कि अब जो विधायिका होगी उसमें 2 सदन होंगे, विधायिका होगी उसमें 2 सदस्य होंगे। एक सदन होगा राज्य परिषद और दूसरा जो सदन होगा वो विधानसभा होगी, केंद्रीय विधानसभा। यानी एक राज्य परिषद हुआ करेगी और केंद्रीय विधानसभा हुआ करेगी। यानी प्रथम जो हुआ करेगी वो राज्य परिषद और जो दूसरी हुआ करेगी वो केंद्रीय विधानसभा हुआ करेगी। इन्होंने ये नियम पहली बार लागू किया, यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। राज्य परिषद के सदस्यों की जो संख्या होती थी उस समय, राज्य परिषद के सदस्यों की जो संख्या होती थी वो बेटा 60 थी। कितनी थी? 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे बेटा इसमें, और बाकी मनोनीत हुआ करते थे। इसके बाद उनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्षों का होता था। इनका राज्य जो परिषद होती थी उसमें जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्षों का होता था। वहीं जो आपकी केंद्रीय विधानसभा थी उसमें 144 सदस्य हुआ करते थे। 144 सदस्य में 104 जो सदस्य हुआ करते थे बेटा, 104 सदस्य हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, इनके लिए निर्वाचित होते थे ये, और बाकी जो 40 हुआ करते थे वो मनोनीत होते थे, उन्हें नियुक्त किया जाता था। इनका बेटा कार्यकाल जो होता था वो 3 वर्षों का होता था। इसमें क्या होता था कि इनकी दोनों की शक्तियां तो समान थीं, दोनों सदनों के अधिकार जो थे वो समान थे, लेकिन क्या था, सिर्फ एक अंतर था इनमें। वो अंतर क्या था, अगर बजट पेश होता था उसको स्वीकृति देनी होती थी तो वो स्वीकृति केवल निचला सदन ही देता था, केवल निचले सदन को ही ये शक्ति देने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद आता है बेटा, इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया है। अब प्रांतों में भी जो प्रांत हुआ करते थे उसमें भी द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, और इसके जनक जो माने जाते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं, वो होते हैं लियोनस कार्टियस। कौन है? लियोनस कार्टियस हैं जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। इस योजना के अंदर जो अंतर्गत क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में, अब जो प्रांत हुआ करते थे उनमें जो कार्य करने के जो विषय होते थे कि कौन सा विभाग किस विषय पे कार्य करेगा, कौन सा मंत्री किस विषय को देखेगा, तो उसमें दो उपवर्गों में बांटे गए थे विषय। कितने उपवर्गों में? 2 उपवर्गों में बांटे गए थे। कुछ विषय थे जिनको आरक्षित रूप में रखा गया था, और कुछ जो विषय थे उनको हस्तांतरित या अंतरित कहा गया, उन विषयों को अंतरित रूप में रखा गया। तो इस हिसाब से 2 भागों में बांट गए। भारत सचिव को ये अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि जो भारत का सचिव होता था वो भारत में एक महालेखा परीक्षण की नियुक्ति करेगा। इसके बाद में इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसमें एक जो लोक सेवा आयोग का भी गठन करने का ये प्रावधान किया गया। 1926 ईस्वी में एक आया ली आयोग आया। ये ली आयोग ने 1923 से 1924 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो उस समय ICAS हुआ करते थे, यानी जिन्हें IAS बोलते थे।
अब बोलते हैं इनकी जो सिविल सेवक हुआ करते उनकी जो भर्ती होगी वो उसकी भर्ती कराने के लिए एक बोर्ड का यानी एक समिति का गठन किया जाएगा। वो समिति जो होगी, वो बोर्ड जो होगा वो लोक सेवा आयोग होगा जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा और क्या बनेंगे, जिसके द्वारा ICS बनेंगे, जिन्हें आज के रूप में हम लोग IAS बोलते हैं। ठीक है, उनका मतलब नियुक्ति होगी। इसके बाद में इसी में एक नियम और किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वाइसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद थी 6 सदस्यों की, उनमें से जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर, जो कमांडर इन चीफ हुआ करता उसको छोड़ करके जो 3 सदस्य होंगे, जो 3 सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे। कहाँ के होंगे? भारत के होंगे। ये वाइसराय की कार्यकारी परिषद में ये रूल किया गया, नियम किया गया कि क्या किया गया कि जो 3 सदस्य होंगे वो भारत के होंगे। अब इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। यानी इनके सिद्धांत को भी, निर्वाचन को भी विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसमें पहली बार ये किया गया कि अब केंद्र का बजट अलग आएगा बेटा और राज्य का जो बजट है वो अलग आएगा। ये नियम पहली बार किया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि क्या किया गया था, इन्होंने एक आयोग का गठन किया, इन्होंने एक आयोग का गठन किया और वो आयोग जो था उस आयोग में ये रखा इन्होंने कि ये जो आयोग होगा ये 10 वर्षों के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और वो प्रस्तुत करेगा कि भारत का शासन जो है, भारत में जो लोग जो मतलब कि जो भी रूल हो रहा है, शासन हो रहा है, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो ये सारे नियम इन्होंने लगाए थे। बेटा आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही और आगे के लेक्चर्स को हम लोग फिर से लाएंगे, नेक्स्ट टाइम में लाएंगे, कल लाएंगे। तो उसके लिए आप देखने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट लेक्चर लाएं या नहीं लाएं। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है हमारा लेक्चर, तो आप लोग हमारे इस वीडियोस को लाइक करिए और अच्छे से अच्छे कमेंट करिए, बताइए कहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। और नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियोस को हमारे को शेयर करें, जिससे कि हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ पाएँ और हम अच्छे से अच्छे वीडियो ला पाएँ, आपको लेक्चर्स ला पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।